नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक डिटेल सीरीज है जिसमें हम मध्यकालीन इतिहास को यहाँ पर देख रहे थे। मुगल साम्राज्य हमारा चल रहा था। बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में डिटेल में हम 2 क्लासेस में बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे हुमायूं को पराजित करने के बाद जो दिल्ली पर एक नया वंश स्थापित हुआ, सूरवंश, इसके बारे में बात करेंगे। शेरशाह सूरी से संबंधित जितने आपके सवाल बन सकते हैं वो सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। उसके शुरुआती सैन्य अभियानों को लेकर के, राजा बनने के बाद जो सैन्य अभियान थे उनके बारे में बात करेंगे। शेरशाह के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। पानीपत का सेकंड युद्ध जो हुआ था उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और दिल्ली का जो आखिरी हिंदू सम्राट कहा जाता है, हेमू विक्रमादित्य, उनसे संबंधित भी जितने आपके कंफ्यूजन है, जितने आपके सवाल बनते हैं, सब आपको इस सिंगल वीडियो में देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत को पूरा कवर किया है और मुगल काल की 2 वीडियोस हमारी बन चुकी हैं। आज हम सूर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सूरवंश की बात करें, सूरवंश आपका मुगल साम्राज्य के बीच में ही दिल्ली पर आया था। 1540 से लेकर 1555 तक इसने शासन किया। दूसरा अफगान वंश था सूरवंश, दिल्ली पर स्थापित दूसरा अफगान वंश था। ठीक है, पहला कौन था? पहला लोदी वंश था। फिर मुगल आ गए, फिर मुगलों को हराकर वापस कौन आया? शेरशाह सूरी, और इसने दिल्ली पर दूसरे अफगान राज्य की स्थापना करी। सवाल आता है, दिल्ली पर पहला अफगान शासक कौन था? तो आप कहेंगे बहलोल लोदी। दिल्ली का दूसरा अफगान वंश का पहला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। इस वंश का संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी है। बिलग्राम, या जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं, यह युद्ध आपके 1540 में लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं की हार से दिल्ली में दूसरे अफगान राज्य की स्थापना हो गई। इस युद्ध के बारे में हमने हुमायूं वाले वीडियो में डिटेल से बात करी थी। आगे भी इस वीडियो में इसको और ज्यादा विस्तार से जानेंगे। तो बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में 1540 में यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत पर दूसरे अफगान वंश की स्थापना करी। सूरवंश की जानकारी का जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है? तो अब्बास खान सिखानी, कुछ जगहों पर सिखानी है, कुछ जगहों पर शेरवानी है। इसकी एक रचना है जिसका नाम है तोहफा-ए-अकबर शाही। आपके पास सवाल आएगा, यह रचना किसकी है? तो आपने इसका नाम बताना है। और किस वंश की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आप कहेंगे सूरवंश की या शेरशाह सूरी के साम्राज्य की। ठीक है, जो ये अफगान थे, शुरुआत में जब मुगल भारत में आए तो मुगलों और अफगानों के बीच में लगातार संघर्ष होता रहता था। इसको ऐसे समझिए, दिल्ली सल्तनत अपना चलती हुई आ रही थी। दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश आया, ये अफगान थे। इनको पराजित करके मुगल आ गए। अफगान लगातार प्रयास करते रहते थे वापस सत्ता पे आने का। अफगान वापस सत्ता में आए किसके माध्यम से? शेरशाह सूरी के माध्यम से। और इसको पराजित करके फिर कौन आ गए? मुगल आ गए। अंततः अफगानों का जो अंत हुआ, अफगानों की शक्ति का जो अंत हुआ, वो किस युद्ध के माध्यम से हुआ? वो युद्ध था पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया और इस युद्ध के बाद अफगानों की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। इस युद्ध के बारे में भी और हेमू के बारे में भी हम डिटेल में आगे बातें करेंगे। तो ये आपका एक बेसिक आइडिया सूरवंश के बारे में। ठीक है, किसकी जानकारी का स्रोत क्या है, किसने स्थापित किया, स्थापित करने के बाद क्या सवाल इससे बनता है, कौन सा ये वंश था, वो सब हमने देखा। अब बात करेंगे इस वंश के सबसे प्रमुख राजा और इस वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो 1540 से लेकर 1545 तक था। प्रारंभिक जीवन की बात करें, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। यह क्वेश्चन पेपर में बना है, शेरशाह सूरी के वास्तविक नाम बताइए या बचपन का नाम बताइए, तो इसके बचपन का नाम फरीद खान था। ठीक है, इसका जन्म 1472 में नरनौल परगना, जो आपके वर्तमान हरियाणा में आता है, यहां पर इसका जन्म हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं इसका जन्म 1486 में हुआ, कुछ 1472 में मानते हैं। ज्यादातर जो इसका जन्म माना गया है वो 72 में माना गया है। ठीक है, इसके पिता का नाम हसन खान सूर था। फरीद के पिता यानी जो शेरशाह सूरी है, इसका शुरुआती नाम फरीद था।
तो इसके जो पिता थे वो सासाराम और खवासपुर के छोटे से एक जागीरदार थे, वहां की जागीरें इनको मिली हुई थी। ठीक है। शेर शाह सूरी की जो शिक्षा हुई वो जौनपुर में हुई। अरबी भाषा की शिक्षा इसने वहां पर प्राप्त करी, अरबी भाषा का अध्ययन किया, प्रशासनिक ज्ञान भी इसे जौनपुर से मिला। वहां पर इसने अध्ययन 1494 से लेकर 1497 तक किया। देखिए कुछ जगहों पर लिखा है कि जो इसके पिता थे वो जौनपुर के एक छोटे से जमींदार थे, कुछ जगहों पर लिखा है सासाराम और खवासपुर के जमींदार थे। आपने दोनों बातों को ध्यान रखना है। ठीक है। जौनपुर जो था आप जानते हैं मध्यकालीन इतिहास में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और इसे भारत का सिराज भी कहा जाता था। ठीक है। तो यह शेर शाह सूरी का प्रारंभिक जीवन, और भी इससे सवाल आपके बनते हैं। देखिए 1497 तक उसने अध्ययन किया जौनपुर में। 1497 से लेकर 1518 तक पिता की जो जागीर थी सासाराम और खवासपुर, वहां का उसने प्रशासन संभाला। शेर शाह सूरी के प्रशासन को लेकर के भी इसने कैसी मुद्राएं चलाई, क्या इसकी व्यवस्थाएं थी, कैसा इसका साम्राज्य था, उसको लेकर बहुत सवाल बनते हैं। इस वीडियो में हम केवल राजाओं के बारे में, उनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। अगली क्लास में जो हमारी होगी उसमें सूरवंश का जो प्रशासन था, शेर शाह सूरी का जो साम्राज्य था, कैसे इसने सड़कों का निर्माण करवाया, कौन कौन सी सड़कें थी, कैसी मुद्राएं थी, उनको डिटेल में जानेंगे। तो इसको प्रशासनिक जो अनुभव मिला वो पिता की जो जागीरें थी वहां से इसने प्राप्त किया। लगभग 21 साल तक पिता के साथ या पिता की जागीर को इसने वहां पर संभाला। ठीक है। इसके प्रशासनिक कौशल से प्रभावित होकर इब्राहिम लोदी ने इसे खवासपुर और टांडा की जागीरें सौंप दी। इसके पिता की मृत्यु होती है और इसके पिता की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी इसे इन जगहों की जागीरें सौंप देता है। ठीक है। शेर शाह सूरी का जो प्रारंभिक राजनीतिक एवं सैन्य उपलब्धियां हैं, अब उनको देखते हैं कि कैसे ये एक छोटे से जागीरदार से इतना शक्तिशाली हुआ कि इसने हुमायूं को पराजित किया। देखिए 1522 में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोदी के यहां पर यह नियुक्त हो गया। पिता के साथ उनकी जागीर को यह संभाल रहा था। इसके पिता की मृत्यु होती है, इसे अपनी जागीरें दी जाती है इब्राहिम लोदी के द्वारा, लेकिन यह फिर वहां से बाहर आता है और दक्षिण बिहार में एक लोहानी वंश वहां पर चल रहा था, ये भी अफगान थे। इसके दरबार में जाकर वो काम करने लगता है बहार खान लोहानी। इस लोहानी को कुछ जगहों पर नुमानी वंश भी कहा गया है। तो दोनों को एक ही चीज आपने याद रखनी है। एक और चीज ध्यान रखना, ये जो बहार खान लोहानी है ये मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था, तो ये भी इसी का नाम है। ठीक है। यहीं पर फरीद खान के द्वारा या फरीद के द्वारा एक शेर को मार डालने के कारण जो बहार खान लोहानी ने इसने इसको शेर खान की उपाधि दी और अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक नियुक्त कर दिया। सवाल पेपर में आता है आपके पास कि शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी? अभी उसका नाम शेर शाह नहीं है, अभी इसका नाम क्या है? अभी इसका नाम फरीद खान है। ठीक है। तो फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी? तो बिहार के शासक बहार खान लोहानी। बेसिकली ये जो लोहानी नरेश थे ये आते दिल्ली के ही अंतर्गत थे, इब्राहिम लोदी के ही अंतर्गत थे, लेकिन एक स्वतंत्र रूप से ये शासन करते थे। ठीक है। यानी केवल नाम मात्र में ये इब्राहिम लोदी के अधीन था। तो इसी लोहानी के द्वारा फरीद को शेर खान की उपाधि दी गई। ठीक है। 1527 में बहार खान लोहानी या जिसे नुहानी भी कहा गया है, बाबर से हार गया और इसने बाबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। एक स्वतंत्र राजा के रूप में रह रहे थे, लेकिन 1526 में दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया, इब्राहिम लोदी मारा गया, बाबर अब यहां का शासक बन गया। बाबर ने बहार खान लोहानी को 1527 में हरा दिया और अपने अधीन कर लिया। अब बाबर के अधीन ये हो गया तो इसके जो दरबारी हैं वो भी बाबर के अधीन हो गए। 1528 में जो शेर खान था वो मुगलों की सेना में शामिल हुआ और उसने चंदेरी का युद्ध मुगलों की तरफ से लड़ा। आपके पास कथन वाले में ऐसे सवाल बन जाते हैं कि शेर खान से संबंधित या शेर शाह सूरी से संबंधित सही या गलत कथन को चुने, तो दे देगा एक कथन कि वह चंदेरी के युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ा था। गलत हो जाएगा क्योंकि वह मुगलों के साथ लड़ा था। ठीक है। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। अफगान जो थे वो बाबर के साथ लड़ रहे थे। शेर खान भी एक अफगान था, तो वो किसके साथ हो लिया? महमूद लोदी के साथ हो गया। यानी एक साल पहले वो मुगलों की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है और एक साल के बाद घाघरा के युद्ध में वो अफगानों की तरफ हो गया, महमूद लोदी के साथ हो गया। लेकिन लड़ने के बजाय बाबर को निष्क्रिय रहने का संदेश उसने भिजवाया। निष्क्रिय रहने का संदेश यानी
उसने बाबर के पास संदेश भिजवाया कि आप मेरी ओर से बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए, मैं कोई भी कार्य यहां से नहीं करने वाला आपके विरुद्ध, मैं आपका वफादार हूं और हमेशा रहूंगा। तो कहने को तो यह अफगानों की तरफ से था, उनकी तरफ से लड़ना था, लेकिन उधर से यह बाबर को भी कह रहा था कि मैं आपके ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। इसी समय, इसी युद्ध के समय बाबर ने हुमायूं को इससे सतर्क रहने की सलाह दी थी कि इस व्यक्ति से थोड़ा सा बच के रहना। ठीक है, इसके बाद आता है 1529। 1529 में नुसरत शाह की सेना को हराकर यह बिहार का वास्तविक शासक बन गया। ठीक है, देखिए 1528 में जो मोहम्मद शाह था, यानी जो बहार खान लोहानी था, जिसको मैंने आपको ऊपर कहा कि मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर आया, तो दोनों नाम इसके थे। इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद शेर खान ने उसकी विधवा दुदू बेगम से शादी कर ली और दक्षिण बिहार का शासक बन गया। ठीक है, कब? 1528 में। रानी जो दुदू थी, इसने अपना पूरा प्रशासन शेर के हाथों में, यानी शेर खान के हाथों में छोड़ दिया। इससे जो अमीर अफगान सरदार थे वे काफी ज्यादा नाराज हुए, काफी ज्यादा इसका इन्होंने विरोध किया। अंततः इन सब ने मिलकर बंगाल के शासक नुसरत शाह से मदद मांगी। नुसरत शाह ने बिहार पर आक्रमण किया। बिहार पे अभी किसकी चल रही है? शेर खान की चल रही है। कैसे वो राजा बना? बहार खान लोहानी जिसके दरबार में रहता था, उसी की रानी से शादी करके। ठीक है, शेर खान ने बंगाल के आक्रमण को विफल कर दिया और हजरत ए आला की उपाधि धारण कर ली और बिहार का एक वास्तविक शासक यहां पर बन गया 1529 में, जो हमारी हेडिंग थी, जो हमने देखा। ठीक है, अब देखिए ये जो हजरत ए आला की उपाधि है, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। वो क्या कंफ्यूजन है, आगे उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। फिलहाल इतना याद रखें कि शेर खान ने बंगाल को हरा दिया, बंगाल की सेना को हरा दिया और हजरत ए आला की उपाधि को धारण कर लिया। ठीक है, 1530 में ताज खान की विधवा लाड़ मलिका से इसने विवाह कर लिया और चुनार दुर्ग पर अधिकार कर लिया। देखिए जो चुनार दुर्ग था, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार इसको कहते थे। इस पर जो अधिकार था अभी, वो ताज खान का था। 1530 की बात चल रही है। इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी विधवा से शादी कौन कर लेता है? शेर शाह सूरी, जो उस समय कौन है? शेर खान है। उसने शादी कर ली और चुनार दुर्ग अपने अधिकार में ले लिया। उससे विवाह कर इसने अपनी शक्ति और राज्य दोनों का विस्तार किया। बाद में चुनार जीतने के लिए हुमायूं ने शेर खान पर हमला किया, लेकिन समझौता हो गया। इसके बारे में हमने हुमायूं वाले वीडियो में देखा था कि 1532 में जैसे ही हुमायूं गद्दी पर आया, इधर शेर खान ने चुनार दुर्ग को भी जीत लिया। बिहार वो पहले ही जीत चुका था, अब चुनार दुर्ग को भी उसने कब्जे में ले लिया। कैसे लिया? विवाह करके। तो 1532 में हुमायूं ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। 4 महीने तक हुमायूं किले को घेरे रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंततः हुमायूं और शेर शाह के बीच में संधि यहां पर हो जाती है, समझौता हो जाता है। समझौते के तहत जो चुनार दुर्ग था वो शेर खान को दे दिया गया और उसके बदले में शेर खान ने कहा कि वह दिल्ली के प्रति हमेशा वफादार रहेगा और अपने बेटे के नेतृत्व में एक सेना भी वो हुमायूं के साथ भेज देता है। तो चुनार दुर्ग भी अब इसके कब्जे में आ गया। ठीक है, 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध हुआ, जिसे मुंगेर का युद्ध भी कहते हैं। बंगाल के महमूद शाह को इसने हरा दिया। देखिए नुसरत शाह को पहले हरा चुका था, उसकी सेना को। 1534 में बंगाल के शासक ने दोबारा से आक्रमण किया। अब बंगाल का जो राजा है वो महमूद शाह है। 1534 में शेर खान ने सूरजगढ़ के युद्ध में, जिसे मुंगेर का युद्ध भी कहते हैं, बंगाल के शासक महमूद शाह को 13 लाख दिनार देने के लिए विवश कर दिया, यानी पराजित कर दिया और उसी के ऊपर टैक्स लगा दिया, कर देने को उसे मजबूर कर दिया। ठीक है, इस लड़ाई को शेर शाह का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। इसी युद्ध के बाद वो बंगाल और बिहार दोनों का सर्वे सर्वा हो गया। अब दोनों जगह किसका अधिकार है? शेर शाह सूरी का। तो कैसे उसने बिहार के यहां दरबार में नौकरी करनी शुरू करी और अब वो बिहार और बंगाल दोनों का स्वामी बन गया, हमने उस पूरे घटना को देखा और क्रमवार देखते हुए आए, जिससे आपको कहानी के रूप में भी याद रहे और फैक्ट भी आपको याद रहे। कई बार सवाल ऐसे बन जाते हैं कि किस रानी से विवाह करके चुनार दुर्ग उसने अपने कब्जे में लिया, बहार खान लोदी की विधवा का नाम बताइए, बंगाल की सेनाओं को उसने कब हराया? तो 2 बार हराया, एक बार 1529 में, एक बार 1534 में। ठीक है, जो कंफ्यूजन है हजरत आला उपाधि को लेकर के वो यही है, कुछ जगहों पर दिया है कि यहां पर जब उसने बंगाल को हराया, अब उसने हजरत आला की उपाधि धारण करी। ठीक है, शेर शाह की कुछ इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं, उनको देख लेते हैं। पहली उपाधि है शेर खान, हमने ऊपर देखी। इसको यह उपाधि बहार खान लोहानी के द्वारा दी गई थी।
क्यों दी गई? एक शेर को मारने पर। इसने एक शेर को एक ही वार से मार दिया था तलवार की, और उसी की बहादुरी से प्रभावित होकर इसने लोहानी ने इसको उपाधि दी। शेर खान की दूसरी प्रमुख उपाधि थी हजरत ए आला, जो उसने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह या फिर 1534 में बंगाल के शासक महमूद शाह को हराने के बाद धारण करी। आपने दोनों बातों को ध्यान रखना है, जो भी विकल्प में मिले उसके अनुसार आपने टिक करना है, ठीक है। इसके अलावा इसकी तीसरी उपाधि थी शेरशाह सुल्तान ए आदिल, जिसे हम शॉर्ट में शेरशाह कहते हैं। यह उपाधि इसने 1539 में चौसा युद्ध जीतने के बाद धारण करी थी। तो शेरशाह की तीन उपाधियां, तीनों को लेकर सवाल आते हैं, शेर खान, हजरत ए आला और शेरशाह सुल्तान ए आदिल, जिसे शॉर्ट में शेरशाह कहते हैं। यानी शुरुआत में इसका नाम फरीद खान था, शेर खान नाम पड़ा जब बहार खान लोहानी ने उपाधि दी, और शेरशाह सूरी नाम बना चौसा के युद्ध के बाद, ठीक है। इसके काल में एक प्रसिद्ध कवि भी था, जिसकी एक प्रसिद्ध रचना है जो पेपर में आती है, मलिक मोहम्मद जायसी। किसका समकालीन है? देखिए, समकालीन तो ये हुमायूं का भी रहा, लेकिन जो इसकी प्रमुख रचना है जिसके लिए इसको जाना जाता है, वो रचना इसने शेरशाह सूरी के छोटे से कार्यकाल में करी। इसीलिए आपके पास सवाल आता है कि जो पद्मावत रचना है, इस रचना का रचयिता किसके समकालीन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी इसका रचनाकार है। शेरशाह सूरी के काल में पद्मावत की रचना हुई थी। जो मलिक मोहम्मद जायसी है, इसकी कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे अखरावाट है और आखिरी कलाम, ये भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, पद्मावत की रचना किसके काल में हुई? शेरशाह सूरी के काल में। अब इसका राज्य अभिषेक होगा। अभी तक तो ये बिहार का शासक है, बंगाल का शासक है, चुनार दुर्ग इसने जीत लिया, अब ये दिल्ली पर बैठेगा। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, राज्य अभिषेक और शेरशाह सूरी का साम्राज्य। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। हुमायूं को हराकर बिहार और बंगाल का निर्विरोध शासक बन गया। शासक तो पहले से ही था, लेकिन दिल्ली से इसे चुनौती मिलती रहती थी। अब इसने दिल्ली को ही हरा दिया, अब बिहार बंगाल में से रोकने वाला कोई नहीं, ठीक है। इस युद्ध के बाद इसने शेरशाह की उपाधि को धारण कर लिया। शाही उपाधि थी यह एक, और क्वेश्चन बनेगा, किस युद्ध के बाद शेरशाह ने शाही उपाधि को धारण किया? सेम ही है, 1539 चौसा का युद्ध। अपने नाम के इसने सिक्के चलवाए और खुतबा पढ़वाया। किस युद्ध के बाद? चौसा का युद्ध। ये वही युद्ध है जिस युद्ध में हुमायूं अपने घोड़े के साथ नदी में कूद जाता है, ठीक है। हुमायूं वाले वीडियो में हमने विस्तार से देखा था। तो चौसा का युद्ध जीतकर वो बिहार बंगाल का निर्विरोध शासक तो बन गया, अब उसका कोई विरोधी नहीं है वहां पर। अगला कड़ा था यहां पर, अगली जो कड़ी थी वो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध था। यह युद्ध 1540 में हुआ। हुमायूं को इसने दोबारा से हराया, आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उत्तर भारत में सूरवंश की स्थापना करी। सूरवंश क्या था? एक दूसरा अफगान साम्राज्य था। प्रथम अफगान साम्राज्य कौन था? वो लोधी वंश था, ठीक है। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार हो गया, यानी भारत का शासक अब कौन है? हुमायूं नहीं है, शेरशाह सूरी है, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर यह कब बैठा? तो 67 से 68 वर्ष की उम्र में 1540 में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 68 वर्ष के उम्र के आसपास इसकी उम्र थी और 1540 में यह राजा बना। 1472 में जन्म हुआ था, तो लगभग 68 वर्ष के करीब। इस प्रकार उसने 1540 में उत्तर भारत में सूरवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन करने वाला कौन था? वो भी शेरशाह सूरी था। हमने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत में कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक का सबसे विशाल साम्राज्य था? वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अलग अलग प्रांत स्वतंत्र होने लगते हैं। बहमनी साम्राज्य बनता है, उसी समय विजयनगर साम्राज्य बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दूसरे सबसे बड़े साम्राज्य पर किसने शासन किया? वो शेरशाह सूरी था, ठीक है। इसका साम्राज्य की बात करें तो शेरशाह सूरी का साम्राज्य असम, कश्मीर और गुजरात को छोड़कर लगभग पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। कश्मीर इसके अधिकार में नहीं था, असम नहीं था, गुजरात का इलाका नहीं था। उसके अलावा पूरा उत्तर भारत, जिसमें पूर्व में सुनार गांव जो बंगाल में है वहां से लेकर के पश्चिम में सिंधु नदी और गग्गर प्रदेश तक इसका साम्राज्य था। उत्तर में पूरा हिमालयी क्षेत्र जो था कश्मीर को छोड़कर, वहां पर इसका अधिकार था। दक्षिण में विंध्याचल इसका साम्राज्य की सीमा थी और पश्चिम में यह मालवा यानी जो मध्य प्रदेश का इलाका है आपका, पूरा राजस्थान का इलाका है, वो जीत चुका था, ठीक है। ये इसका साम्राज्य था। अब इससे संबंधित जो प्रमुख युद्ध इसने लड़े, हमने शेर खान की या शेरशाह सूरी के
पूरे घटनाक्रम को देखा, कैसे ये शासक बना। अब ये दिल्ली का शासक है, दिल्ली का सम्राट है। अब सम्राट बनने के बाद इसने जो जो अभियान किए वहां से और ज्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसने गख्खरों से युद्ध लड़ा था। गख्खरों से युद्ध इसने 1541 में लड़ा। देखिए जो गख्खर जाति थी आपकी भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत क्षेत्रों में रहती थी, लूटपाट ये करती थी और मुगलों का समर्थक इस जाति को माना जाता था। ठीक है, शेर शाह बेलन दर्रा और पेशावर मार्ग जो है उसको सुरक्षित करना चाहता था, और क्योंकि ये मुगलों के समर्थक है तो इनको खत्म करना चाहता था जिससे कोई इसका विरोधी ना बचे। इसलिए उसने 1541 में यानी राजा बनने के तुरंत बाद गख्खरों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी। तो यह था युद्ध का कारण। युद्ध का परिणाम क्या रहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। शेर शाह गख्खरों की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सका, यानी उनको हरा तो नहीं पाया लेकिन कमजोर जरूर कर दिया। उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए उसने एक मजबूत दुर्ग का यहां पर निर्माण किया जिसे रोहतासगढ़ किले के नाम से जानते हैं। तो सवाल आएगा, रोहतासगढ़ किला किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने बनवाया। उत्तर पश्चिमी सीमा पर यह स्थित था, उसकी सुरक्षा के लिए बनाया। ठीक है, 1541 में। इसके बाद इसने मालवा का अभियान किया। 1542 में मालवा पर इसने आक्रमण किया। हमने ऊपर इसके साम्राज्य को देखा तो इसने विजय भी प्राप्त करी थी जिसमें मालवा और पूरा राजस्थान था। तो पहले मालवा को जितवा देते हैं, फिर हम राजस्थान की ओर चलेंगे। मालवा को इसने क्यों जीता? तो मालवा उस समय काफी कमजोर स्थिति में हुआ था और काफी ज्यादा संघर्ष वहां पर चल रहा था, कोई मजबूत शक्ति नहीं थी। 1542 में मल्लू खान जो वहां का राजा था उसे पराजित कर दिया, मालवा पर अधिकार कर लिया और जो ग्वालियर किला है उसे भी अपने राज्य में शामिल इसने कर लिया। ठीक है, तो इसके अभियान पूछे जाते हैं। पहले गख्खर जाति के विरुद्ध 41 में, फिर 42 में इसने मालवा को जीत लिया। इसके बाद जो इसका अगला अभियान हुआ वो रायसीन अभियान था, 1543 में हुआ। जो रायसीन है आपका रायसीन किला, यह मध्य भारत का एक प्रमुख किला था, मध्य प्रदेश में यह आपका पड़ता था। इस युद्ध से जुड़े भी शेर शाह से सवाल बनता है। देखिए शेर शाह ने यहां के जो राजपूत राजा थे पूरनमल चौहान, इनको धोखे से मार डाला। तो शेर शाह ने किस युद्ध में धोखे से राजा की हत्या करी? वो था रायसीन का युद्ध या रायसीन का अभियान जो 1543 में किया। जब राजपूत शासक पूरनमल की मृत्यु हो गई तो उनके बाद जो सारी यहां पर राजपूत स्त्रियां थी उन्होंने जौहर यहां पर कर लिया था। ठीक है, इस घटना को शेर शाह के चरित्र पर एक कलंक यहां पे माना जाता है। ठीक है, और इसी घटना के बाद शेर शाह के बेटे कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली थी। तो सवाल बनेगा, किस युद्ध के बाद या किस अभियान के बाद शेर शाह सूरी के बेटे ने आत्महत्या करी? वो यही वाला घटना थी, यही वाली अभियान था। ठीक है, तो रायसीन का अभियान भी आपने ध्यान रखना है, 1543। अब आएगा शेर शाह सूरी का सबसे महत्वपूर्ण अभियान, मारवाड़ अभियान। ठीक है, 1544 में यह अभियान हुआ। युद्ध का कारण क्या था? देखिए जो राजा मालदेव राठौड़ थे ये मारवाड़ के शासक थे। मालदेव राठौड़ 1532 में गद्दी पर बैठे थे और गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया। इन्होंने पश्चिमी और उत्तरी राजपूताना पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसने जैसलमेर के भाटियों की मदद से अजमेर को भी जीत लिया। शेर शाह सूरी इसे अपने लिए खतरा मानता था क्योंकि यह अपना विस्तार कर रहा था। कहा जाता है कि यह भी एक केंद्रीय शक्ति स्थापित करना चाहता था, जैसे राणा सांगा एक केंद्रीय शक्ति स्थापित करके भारत पे शासन करना चाहते थे, वैसे ही कुछ इसकी प्लानिंग थी जो मालदेव राठौड़ था। तो शेर शाह सूरी भी यहां पर अपने आप के लिए खतरा इसको मानता था। लगभग वही स्थिति बन गई थी जो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई कि राणा सांगा दिल्ली को जीतना चाहते हैं और बाबर ने उनको हराया। इसी प्रकार जो ये मालदेव राठौड़ था ये भी दिल्ली को जीतना चाहता था, शेर शाह सूरी को इससे युद्ध करना पड़ा। 1544 में अजमेर और जोधपुर के बीच सेमल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध को गिरी सेमल का युद्ध कहते हैं। तो सवाल आएगा गिरी सेमल का युद्ध कब हुआ? तो 1544 में। किस किस के बीच हुआ? तो मारवाड़ के राजा मालदेव राठौर और दिल्ली के राजा शेर शाह सूरी। यह युद्ध शेर शाह सूरी की सेनाओं और मालदेव के नेतृत्व में राजपूत सेना के मध्य में लड़ा गया। ठीक है, अफगान सेना ने अपने सैन्य बल और तोपों के प्रयोग से राजपूत की सेना को पराजित कर दिया। जीता यहां पर कौन? शेर शाह सूरी की सेना यहां पर जीती। किस तरह जीती उसको भी आपको यहां पर देखना है, वहां से भी सवाल बन सकता है कि
किस युद्ध में या किस अभियान में शेरशाह ने कूटनीति का प्रयोग किया, यानी एक तरीके से छल का प्रयोग किया, अपने दिमाग का प्रयोग किया, वो भी यह युद्ध था। राजपूतों की सेना काफी शक्तिशाली थी, यहां पर वो भी काफी अच्छे से लड़ रही थी। जाहिर सी बात है दिल्ली की सेना से कम शक्तिशाली थी, लेकिन वो भी काफी मजबूत थी। इस युद्ध के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी उनको देखिए, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा यह युद्ध क्यों इतना खतरनाक था और क्यों इस युद्ध के बाद शेरशाह को कहना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। देखिए महत्वपूर्ण घटनाएं। राजपूत योद्धा जयता और कुंपा ने वीरता से यहां पर युद्ध लड़ा। दो इंपॉर्टेंट राजपूत यहां पर सरदार थे, दो इंपॉर्टेंट राजपूत योद्धा थे जिनके नाम आपने ध्यान रखने हैं। जयता, जिनको कुछ जगहों पर जयंता भी लिखा गया है, और कुंपा, जिनको कुप्पा भी लिखा गया है। ये दोनों काफी वीरता से यहां पर लड़े। क्वेश्चन आता है कि ये दो सैनिक किस सेना के थे, तो मालदेव राठौर की सेना के थे, राजपूत सेना के थे, और काफी वीरता से ये अफगानों के साथ उनके खिलाफ लड़े। शेरशाह ने कूटनीति से मालदेव के सैनिकों को भ्रमित कर दिया। देखिए जब शेरशाह आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा था धीरे धीरे आगे, तो जहां जहां पर वो पड़ाव डालता था वहां की सुरक्षा काफी ज्यादा खतरनाक कर लेता था, काफी ज्यादा टाइट कर लेता था। मालदेव ही इस बात को समझता था कि इसके पड़ाव पर अगर आक्रमण करेंगे तो हमारी यहां पर हार हो जाएगी। शेरशाह सूरी इंतजार करता था कि ये हम पर आक्रमण करें, लेकिन वहां से आक्रमण नहीं होता था। शेरशाह सूरी ने राजपूत जो सेना थी उसके कुछ सैनिकों को, कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारियों को पत्र लिखने शुरू कर दिए। जब ये बात मालदेव को पता चली तो उसको लगा कि ये जो सेना है हमारी, ये जो अधिकारी हैं, ये कहीं शेरशाह के साथ मिले हुए तो नहीं है। यानी उसका भरोसा अपने सैनिकों से उसने खत्म कर दिया। जिसके बाद सैनिकों का एक ग्रुप शेरशाह के उसमें आ गया और उसने शेरशाह के पड़ावों पर आक्रमण करने शुरू करे, और वहां से फिर राजपूतों की हार यहां पर होने लगी। इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन फैक्टों को याद करने के लिए आपको अच्छे से समझ में आए कि सबसे महत्वपूर्ण अभियान कौन सा था। वो मारवाड़ अभियान था। शेरशाह ने अजमेर और जोधपुर दोनों पर कब्जा कर लिया। शेरशाह ने माउंट आबू तक अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। मारवाड़ अभियान शेरशाह के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। इसी युद्ध के समय शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। सवाल आता है कि यह शेरशाह का जो कथन है, पहला क्वेश्चन तो यही है, यह किसका कथन है? शेरशाह सूरी का। किस युद्ध के बाद कहा? तो मारवाड़ का युद्ध। ठीक है, तो वहां के राजा का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान, कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान 1545 में उसने किया था। 1545 में शेरशाह का अंतिम अभियान कालिंजर का अभियान था। जो कालिंजर का किला है इसे बुंदेलखंड का द्वार भी कहते हैं, यूपी में आपका ये पड़ता है वर्तमान में। उस समय कालिंजर का जो शासक था वो कीरत सिंह था। कुछ जगहों पर कीर्ति सिंह भी लिखा गया है, एक ही बात है। इस आक्रमण का कारण क्या था? माना जाता है कि शेरशाह कीरत शाह की एक नर्तकी को पाने के लिए इस युद्ध को करने के लिए गया था। शेरशाह ने बेसिकली इस नर्तकी को शेरशाह के दरबार में भेजने की मांग करी, जिसे कीरत शाह ने देने से मना कर दिया था, और यही मुख्य कारण माना गया इस युद्ध का कि शेरशाह ने कालिंजर पर आक्रमण किया। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इस युद्ध में मुख्य घटना क्या हुई? सबसे मुख्य घटना तो यह हुई कि शेरशाह सूरी यहां पर मारा गया। कैसे मारा गया? देखिए, शेरशाह ने जो कालिंजर का किला था, बुंदेलखंड का द्वार इसको कहते थे, यानी अगर आपने कालिंजर को जीत लिया तो पूरा जो बुंदेलखंड है वो आपका हो जाएगा। शेरशाह ने किले की दीवार तोपों से उड़ाने का आदेश दे दिया। एक गोला, जब दीवार पर गोले यहां पर दागने शुरू हुए, एक गोला किले की दीवार से टकराकर बारूद के भंडार पर जाकर गिरा, जिससे बड़ा धमाका हुआ। बारूद के भंडार के पास और भी कई सारे गोले रखे हुए थे, वो सारे गोले अलग अलग दिशाओं में फिर जाकर फटने लगे। शेरशाह उस समय उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र चला रहा था और वहां पर भी विस्फोट हुआ, जिससे शेरशाह गंभीर रूप से घायल हो गया। अभी मरा नहीं, गंभीर रूप से घायल यहां पर हो गया। तो क्वेश्चन बनता है कि शेरशाह किस अस्त्र को चलाने के दौरान घायल हुआ? तो उक्का नामक कोई एक आग्नेय अस्त्र था, वो चला रहा था। ठीक है, उसी के नजदीक एक गोला फटा और वो घायल हो गया। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। किले पर अधिकार हो जाने की खबर सुनने के बाद 1545 में उसकी मृत्यु हुई। यानी उसको पता चल गया था कि वो जीत गया है। पेपर में कथन वाले में बन जाता है कि कब्जा उसने कर लिया था या नहीं किया था। हमने अभी तक तो यही पढ़ा है कि उस युद्ध के दौरान, उस अभियान के दौरान वो मरा, लेकिन कब्जा किया या नहीं किया,
तो ध्यान रखना, कब्जा करने की खबर सुनने के बाद शेर शाह यहां पर मरता है। ठीक है, अंततः उसने किला तो जीत लिया लेकिन अपनी जान यहां पर गंवा दी और अंत हुआ शेर शाह सूरी का। ठीक है, इसके मकबरे को लेकर सवाल आता है। शेर शाह का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में है। अब क्यों यहां पर है? क्योंकि अब आपको जानते हैं इसके पिता यहीं के जागीरदार थे और यहीं का इसने शुरुआत में प्रशासन संभाला था। ठीक है, शेर शाह का जो मकबरा है उसे किसने बनवाया? तो उसे शेर शाह ने ही बनवाया था। अपने जीवन काल में ही वह अपना मकबरा बना चुका था। ठीक है, इसके मकबरे को स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना कहा जाता है और जो अलेक्जेंडर कनिंघम है वह इसे ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर बताते हैं। ठीक है, तो शेर शाह का मकबरा कहां है? सासाराम में। किसने बनवाया? खुद शेर शाह ने बनवाया। ठीक है, तो ये पूरा शेर शाह को लेकर के पूरा घटनाक्रम हमने एक एक तथ्य को देखा कि किस युद्ध में उसने क्या यहां पर किया और क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं थी। अब बात करेंगे शेर शाह के उत्तराधिकारियों के बारे में। इनको लेकर भी सवाल आते हैं। कैसे शेर शाह के उत्तराधिकारियों में हेमू यहां पर प्रमुख बन गया, हेमू दिल्ली को जीत गया, अब उसको जानते हैं। देखिए, शेर शाह के उत्तराधिकारी। शेर शाह की मृत्यु 22 मई 1545 को कलिंजर अभियान के दौरान हो गई। उत्तराधिकार की समस्या वहां पर हो गई। शेर शाह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र आदिल खान को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन जब शेर शाह की मृत्यु हुई तो वह रणथंभौर में था, यानी राजस्थान की साइड था। दूसरा जो बेटा था, उसका दूसरा बेटा, उसका नाम था जलाल खान। कई सारे सैन्य अभियानों में यह शेर शाह सूरी के साथ जा चुका था। यह उस समय रेवा में था, यानी कलिंजर के ज्यादा नजदीक था। अमीरों ने जलाल खान को ही गद्दी पर बैठा दिया। तो शेर शाह ने अपना उत्तराधिकारी किसे कहा था? अपने बड़े बेटे आदिल खान को। लेकिन जो अफगान सरदार थे उन्होंने किसको बैठा दिया? जलाल खान को। ठीक है, अब इस जलाल खान की बात करेंगे। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी, जो 1545 से लेकर 1553 तक शासन करता है। शेर शाह सूरी का दूसरा बेटा जलाल खान 1545 में शासक बना। जलाल खान ने शासक बनने के बाद इस्लाम शाह की उपाधि धारण करी, यानी ये इस्लाम शाह सूरी कोई और नहीं, वही जलाल खान था। ठीक है, जो इस्लाम शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठा। 27 मई 1545 को कलिंजर में इसने गद्दी को संभाला। गद्दी पर आते ही इसने सबसे पहले जो वहां के राजा थे कीरत सिंह, उनको मरवा दिया। उनके सहयोगी थे, उनको मरवा दिया। जो इसका बड़ा भाई था आदिल खान, जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसके जितने समर्थक थे सबको मरवा दिया। अफगान सरदार जो प्रमुख थे, जो विद्रोह कर सकते थे इसके विरुद्ध, उन सबको मरवा दिया। ठीक है, काफी योग्य शासक इसे माना गया है सूर्यवंश का। ठीक है, 27 मई को इसका वहां पर इसने गद्दी को संभाला। राज्याभिषेक के बाद इसने अफगान विरोधियों को और आदिल खान के समर्थकों को मरवा दिया। इसके इंपॉर्टेंट कार्य क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। सुजात खान को मालवा का प्रांतीय शासक बनाए रखा। देखिए, सुजात खान एक प्रमुख उस समय शक्तिशाली अफगान सरदार था और इसको भी इसने डरा कर रखा। इसको लगता था कि ये भी विद्रोह कर सकता है सुजात खान, तो इसको भी डरा के रखा कि अगर तूने विद्रोह किया तो तुझे भी मार दिया जाएगा। अंततः इसे मालवा का एक प्रांतीय सूबेदार ही बनाए रखा, ज्यादा मजबूत नहीं होने दिया। इसके अलावा आगरा से राजधानी ये ग्वालियर भी ले आया इस्लाम शाह सूरी। खवास खान को संभल के पास मरवा दिया। खवास खान के बारे में हमने उत्तराखंड वाले वीडियोज में भी बात करी है कि सूर्यवंश का विद्रोही था। बेसिकली ये जो खवास खान है ये आदिल खान का समर्थक था। उस वजह से जो इस्लाम शाह सूरी था, जो भी गद्दी पर बैठा है, वो इससे नाराज था, तो ये उससे भाग रहा था। भागते भागते शरण मांगते ये उत्तराखंड में भी आया था, जहां पर माणिक चंद ने, जो चंद राजा था, उसने इसको शरण दी थी। इस घटना का उल्लेख किसमें किया गया है? अब्दुल्ला की पुस्तक तारीख ए दाऊदी में किया गया है। इस खवास खान को भी इसने संभल के नजदीक मरवा दिया था। इक्ता भूमि को खालिसा भूमि में इसने बदला और महत्वपूर्ण अधिकारियों को वेतन राजकोष से देने लगा। इस्लाम शाह सूरी, जो शेर शाह सूरी के बाद राजा बना, इसका भी मुगलों से संघर्ष होना ही था, लेकिन लड़ाई आमने सामने की यहां पर नहीं हुई। हुआ क्या? 1548 में हुमायूं ने कश्मीर के शासक मिर्जा हैदर दगाल के आमंत्रण पर अफगान साम्राज्य पर आक्रमण की योजना बनाई। 1545 में शेर शाह सूरी मर चुका था। उधर हुमायूं काबुल कंधार जीत चुका था अपने भाइयों को हराकर। अब 1548 में वो प्लानिंग कर रहे थे कि हम दिल्ली के ऊपर आक्रमण करेंगे। इस्लाम शाह उस समय बीमार था। बीमारी के बावजूद सेना लेकर मुकाबले के लिए निकल पड़ा।
जैसे ही हुमायूं को पता चला कि यह सेना के साथ आ रहा है, वह हमला किए बिना ही वापस लौट गया। ठीक है, क्योंकि वो जानता था कि अभी दिल्ली की सेना काफी ज्यादा शक्तिशाली है। इस्लाम शाह जो कि एक योग्य शासक था, 22 नवंबर 1553 को इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके शव को सासाराम यानी बिहार में लाकर शेर शाह के मकबरे के नजदीक दफनाया गया। इतिहासकार अब्दुल्ला, जिसकी रचना है तारीख ए दावदी, इसने इस्लाम शाह के शासन की प्रशंसा करी है, तो इसको भी ध्यान रखना, और यही क्वेश्चन आपके पास भी बना था। इसके बाद इस्लाम शाह के बाद गद्दी पर आया फिरोज खान। फिरोज खान ने केवल कुछ दिनों के लिए शासन किया, बेसिकली सिर्फ 3 दिन तक ये राजा रहा 1553 में। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका 12 वर्षीय पुत्र फिरोज खान ग्वालियर में सुल्तान बना। आगरा से राजधानी कहां आ चुकी है? ग्वालियर। अभी हमने ऊपर देखा था कौन लाया? इस्लाम शाह। तो वहां पर यह गद्दी पर बैठा। केवल 3 दिन तक इसने शासन किया। जो इसके मामा थे मुबारिज खान, इसने इस 12 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी, और यही मुबारिज खान मोहम्मद शाह आदिल के नाम से गद्दी पर बैठा। इसका नाम याद रखना, क्योंकि इसी का सेनापति बनेगा हेमू विक्रमादित्य। ठीक है, तो मुबारिज खान जो था मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे। मोहम्मद आदिल शाह 1553 से लेकर 1557 तक यह शासन करता है। बेसिकली आप जानते हैं कि 1555 में तो हुमायूं वापस से दिल्ली को जीत लेता है सरहिंद के युद्ध में, तो ये 57 तक शासन कैसे करता है? देखिए, इसके काल में सूर वंश का जो सूर साम्राज्य था उसका विघटन होना शुरू हो जाता है, और जो ये मोहम्मद आदिल शाह था, ये चुनार दुर्ग में आकर के छोटी सी जगह पर आकर के शासन करने लगता है। दिल्ली पर कौन आ जाते हैं? बीच में मुगल आ जाते हैं। देखिए, पूरी घटना को समझेंगे, सभी तथ्यों को एक साथ देखेंगे, तो आपको एक भी डाउट नहीं होगा, जैसा अभी हम यहां पर करने वाले हैं। देखिए, 1553 में मुबारिज खान मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण कर शासक बन गया। यह एक अयोग्य और दुराचारी शासक था, जिसे आदिल मूर्ख भी कहा जाता था। इसको ध्यान रखेंगे। इसी के काल में हेमू का उदय हुआ। देखिए, हेमू का उदय, शासन का पूरा भार हेमू एक बनिया मंत्री जो था उसको इसने सौंप रखा था। ठीक है, यानी अपने आप ये भोग विलास में रहता था, अपने आप ये सत्ता से दूर रहता था, केवल नाम का राजा है। किसको अपना मंत्री बना रखा था? हेमू को। अफगान सामंतों को, जो भी इसका विरोध करता, अफगान सरदार जो उस समय थे, उनको धन और पद देकर खुश करने की नीति इसने अपनाई। इसके काल में साम्राज्य का विघटन होना शुरू हुआ। आदिल शाह की अयोग्यता के कारण साम्राज्य में चारों ओर विद्रोह होने लगा। इसका जो चचेरा भाई था आदिल शाह का, उसका नाम था इब्राहिम शाह। इसने विद्रोह कर लिया और दिल्ली और आगरा को जीत लिया। उधर लाहौर में शेर शाह सूरी का जो भतीजा था अहमद खान, इसने भी लाहौर को जीत लिया और सिकंदर शाह की पदवी धारण कर ली। हम देखते हैं सरहिंद के युद्ध में कौन हारा था मुगलों से? सिकंदर शाह सूरी हारा था, वो यही वाला था। ठीक है, इस सिकंदर शाह ने लाहौर को जीता, पूरे पंजाब पर अधिकार किया, और फिर यह कहां बढ़ा? आगरा की ओर बढ़ा, क्योंकि उस समय प्रमुख राजधानी, बीच में ग्वालियर तो गई थी, लेकिन आगरा प्रमुख केंद्र था। आगरा और दिल्ली। दिल्ली पर कौन शासन कर रहा है? दिल्ली पर इब्राहिम शाह है, विद्रोह करके इसने कर लिया। जो ये आदिल शाह है, ये अब चुनार दुर्ग में अपनी राजधानी बना करके वहां से राज कर रहा है। ठीक है, तो इब्राहिम शाह दिल्ली और आगरा में जीता हुआ है। उधर से सिकंदर शाह सूरी, जिसका मूल नाम अहमद खान था, वो भी जीतकर आ रहा है दिल्ली की ओर। पंजाब में जीतने के बाद सिकंदर शाह आगरा की ओर बढ़ा। इब्राहिम शाह ने, जो दिल्ली पर उस समय विद्रोह करके राजा बना हुआ था, इब्राहिम शाह ने उसका मुकाबला किया, लेकिन पराजित हुआ, संभल की ओर भाग गया। और अब दिल्ली पर, आगरा पर, पंजाब पर किसका अधिकार है? सिकंदर शाह सूरी का अधिकार है। इस तरह दिल्ली पर सिकंदर सूर का अधिकार हो गया। मुगलों की वापसी हो गई। 1555 में हुमायूं ने पंजाब पर आक्रमण किया, सिकंदर सूर को हरा दिया। यही सिकंदर शाह सूर जो भी दिल्ली पर बैठा हुआ था। दिल्ली पर पुनः दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, अभी सिकंदर सूर हारा है, लेकिन जो मोहम्मद आदिल शाह है वो अभी भी चुनार दुर्ग में शासन कर रहा है। ठीक है, मुगलों की जो दिल्ली पर दोबारा से वापसी हुई वो सरहिंद के युद्ध के बाद हुई। इस युद्ध के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में हुमायूं वाले वीडियो में जाना था। इसी बीच हेमू का जो संघर्ष था वो हुआ और अंत हुआ, उसको जान लेते हैं। अब चुनार दुर्ग पे कौन शासन कर रहा है? आदिल शाह। स्थिति को समझ लेते हैं। दिल्ली पर वापस से मुगल आ चुके हैं। ठीक है, आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बना लिया। खुद नहीं गया लड़ने के लिए, हेमू को मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिए उसने भेजा।
अपना प्रमुख मंत्री इसको बनाया हुआ था हेमू को, और भारत से मुगलों को जाकर बाहर करे ये काम भी किसको दिया? हेमू को। खुद यहां पर शासन करता रहा। 1556 में हुमायूं की भी मृत्यु हो गई। हेमू ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, लेकिन बैराम खान ने पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की ओर से लड़ते हुए हेमू को हराकर अफगानों का अंत कर दिया। ये पूरी कहानी थी सूर साम्राज्य की। सूरवंश अब आपका खत्म हो गया। आदिल खान, जिसका सेनापति ही मारा गया, अब उसकी शक्ति भी खत्म हो गई, वो भी अपना दुर्ग छोड़ के भाग गया। ठीक है, तो सूरवंश आपका समाप्त हुआ। अब थोड़ी बात हेमू की कर लेते हैं और पानीपत के दूसरे युद्ध की कर लेते हैं। देखिए, तो अब आपने कहानी के रूप में पढ़ा है तो आपको पता है कि हेमू किसका सेनापति था? आदिल शाह का। आदिल शाह कौन है? दिल्ली का शासक था। ठीक है, हेमू विक्रमादित्य दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट। पहले इसका बेसिक परिचय देख लेते हैं। हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र था। ठीक है, वह वैश्य यानी बनिया जाति से था और उसका जन्म राजस्थान के अलवर में हुआ था। ठीक है, मूल निवासी यह रेवाड़ी का था, हरियाणा का। जन्म इसका अलवर में हुआ, लेकिन रहता कहां था ये ज्यादा? ये रेवाड़ी में रहता था। शुरुआती दिनों में रेवाड़ी में नमक बेचता था और व्यापार करता था। सवाल बन सकता है, कथन बताइए सही गलत में कौन सा है? तो कहेगा हेमू का मूल नाम हेमचंद्र था, यह सड़कों पर नमक बेचता था, तो आप कहेंगे कथन सही है। ठीक है, इसका राजनीतिक उदय कैसे हुआ? राज्य की सेवा में सर्वप्रथम उसे मापतौल करने वाले के रूप में नौकरी मिली। दिल्ली दरबार में बेसिकली, यानी जो उस समय शासक थे सूरवंश के, उनके दरबार में ये कैसे गया? मापतौल करने वाले एक अधिकारी के रूप में इसको नौकरी मिली। इस्लाम शाह जो योग्य शासक था, उसने इसकी योग्यता को पहचाना और इसे दरबार में एक गुप्त पद के लिए नियुक्त कर दिया। यानी अपने दरबार में इसे किसने नियुक्त किया? इस्लाम शाह ने। आदिल शाह जब राजा बना 1553 में, उसके काल में हेमू प्रधानमंत्री उसका बन गया। ठीक है, पूरा जो मध्यकालीन इतिहास है आपका दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य तक का, उसमें केवल दो ही हिंदू थे जो सबसे ऊंचे पदों पर गए। एक हेमू था जो प्रधानमंत्री बना और बाद में जाकर दिल्ली का राजा भी बना। दूसरा टोडरमल था जो अकबर के काल में था, उसका भी प्रधानमंत्री था काफी समय तक। ठीक है, राजस्व मंत्री। इसके युद्ध और विजय, हेमू ने अपने स्वामी के लिए 24 युद्ध लड़े थे और इन 24 युद्धों में 22 युद्ध उसने जीते थे। 7 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद के युद्ध में तरदी बेग को हराकर दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया। हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। अकबर उस समय केवल 13 साल का है। दिल्ली पर इसने कब्जा कर लिया, मुगलों के सेनापति एक तरदी बेग को हरा दिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। बेसिकली हेमू जो था वो भी यही चाहता था, उसको वो जानता था कि जो आदिल शाह है वो तो एकदम निष्क्रिय राजा है, वो कुछ करने वाला नहीं है, तो यही भारत पर शासन करेगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर विक्रमादित्य की उपाधि हेमू ने धारण करी। यह उपाधि धारण करने वाला 14वां और अंतिम शासक था। भारतीय इतिहास में कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। कुल ऐसे राजाओं की संख्या 14 है, जिसमें आखिरी हेमू था और हेमू विक्रमादित्य ये बना। ठीक है, वह दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। ठीक है, इसके बाद आता है पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसमें हेमू का अंत होता है। देखिए, अफगान शक्ति का अंत, क्योंकि अफगानों की ओर से वो लड़ रहा था बेसिकली, भले ही वो शासन खुद करता, लेकिन किसके प्रतिनिधि के तौर पर लड़ रहा था? आदिल शाह। 22 जून 1555 को हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया और दिल्ली को जीत लिया। जनवरी 1556 में हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु हो गई। अकबर तब 13 साल का था और बैराम खान के संरक्षण में था। उसी के संरक्षण में अकबर गद्दी पर बैठा। इस स्थिति का लाभ उठाकर, क्योंकि अभी दिल्ली में कोई सुल्तान नहीं है, कोई राजा नहीं है, जो राजा है वो छोटा है, उसका लाभ उठाकर आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया, जो हमने ऊपर देखा तुगलकाबाद के नजदीक। इसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। दिल्ली वो जीत गया, कुछ ही महीनों के लिए जीता। मुगलों ने अपनी शक्ति को जमा किया वापस से। पानीपत में दूसरा युद्ध हुआ 1556 में। यह युद्ध मुगल सेना, जिसका नेतृत्व बैराम खान कर रहा था, और हेमू की सेना इसके बीच में हुआ था। हेमू की सेना काफी ज्यादा शक्तिशाली सेना थी, मुगलों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली सेना थी, लेकिन युद्ध के दौरान उसकी एक तीर लगने से आंख में चोट लग गई, जिससे वह बेहोश हो गया। यानी हेमू की सेना काफी शक्तिशाली थी, हेमू काफी वीरता से लड़ रहा था, लेकिन एक तीर उसकी आंख में लगा जिससे वो बेहोश हो गया। उसकी सेना को लगा कि हेमू यहां पर मर गया। जब राजा मर जाता है तो सेना का मनोबल उसी समय टूट जाता है।
सेना ने भी मान लिया कि हेमू यहां पर मर गया, मुगलों के द्वारा उसको पकड़ लिया गया, उसका फिर बैराम खान के द्वारा सर काट दिया गया और इसी के साथ हेमू का भी अंत हुआ और दिल्ली पर मुगलों का एक स्थायी शासन यहां पर स्थापित हुआ। इस युद्ध के साथ अफगान शक्ति पूर्ण रूप से खत्म हो गई, भारत में मुगल सत्ता की नींव और मजबूती के साथ स्थापित हो गई। तो ये था पूरा आपका पानीपत का दूसरा युद्ध। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने शेर शाह सूरी के बारे में बात करी, उसके प्रारंभिक अभियानों के बारे में बात करी, कैसे वो दिल्ली का राजा बना, कैसे वो बिहार बंगाल का राजा बना, उसके अभियानों की बात करी, मारवाड़ का अभियान हो, मालवा का अभियान हो, रायसीन का अभियान हो या कलिंजर अभियान हो, सबको देखा, उसके उत्तराधिकारियों को देखा, बिल्कुल टू द पॉइंट हमने देखा है, घटनाक्रम को एक एक करके कवर करते हुए चले हैं, चीजों को लिंक करके चले हैं। इस्लाम शाह सूर को देखा, फिरोज खान को देखा, आदिल खान को देखा और फिर उसके सेनापति हेमू के बारे में बात करी। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट इस टॉपिक को लेकर के क्लियर हुए होंगे। अगले वीडियो में हम शेर शाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था से जो सवाल आते हैं, जो नोट्स हैं, उनको कवर करेंगे। उसके सड़कों के निर्माण को देखेंगे, उसके भवनों के निर्माण को देखेंगे, उसकी मुद्राओं को देखेंगे, प्रशासनिक विभाजन को देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।